हम जो पृथ्वी ग्रह पर रह रहे हैं, अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया कुछ ही दिनों में खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? फिल्म की कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन ऐसा हकीकत में हो सकता है। याद कीजिए, कोरोना ने दुनिया के तमाम लोगों को कैसे घरों में कैद कर दिया था। अगर दुनिया सचमुच नष्ट होने वाली है तो हमारे देश की सरकार हमें बचाने के लिए क्या करेगी, और दुनिया के विनाश के बाद भी हम कैसे जीवित रहेंगे? ये सभी सीन फिल्म ग्रीनलैंड से दिखाए गए हैं। फिल्म की शुरुआत एक बिल्डिंग से होती है, जहां हमें जॉन नाम का एक इंजीनियर नजर आता है। जॉन की पत्नी का नाम एलिसन और बेटे का नाम आर्थर है। जॉन के बेटे को डायबिटीज है और उसे हर दिन दवा लेनी पड़ती है। जॉन का पिछले कुछ समय से अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था, इसलिए उसने फैसला किया कि उसके बेटे के जन्मदिन से पहले उसकी पत्नी और उनके सारे झगड़े सुलझा लिए जाएंगे और वे फिर से पहले की तरह एक साथ रहेंगे। जॉन अपने बेटे को उसके जन्मदिन की खरीदारी करने के लिए मॉल ले गया, लेकिन वो दिन थोड़ा अलग था। शॉपिंग करते समय अचानक जॉन को अमेरिकी सरकार से एक संदेश मिला। संदेश में कहा गया कि खतरे की स्थिति में उन्हें सुरक्षित स्थान पर रहने की अनुमति दी गई है, जहां वो अपनी पत्नी और बेटे को अपने साथ ले जा सकता है। जॉन को आश्चर्य हुआ कि क्या इस संदेश का मतलब कोई खतरा है। दरअसल बात यह है कि काफी समय से मीडिया में एक खबर सुनने को मिल रही है। अंतरिक्ष में क्लार्क नाम का एक विशाल धूमकेतु पृथ्वी के बेहद करीब से गुजर सकता है। यहाँ आपको बता दें कि धूमकेतु को हम आमतौर पर किताबों के पन्नों पर या टीवी स्क्रीन पर एक छोटे गोले के रूप में देखते हैं। दरअसल कुछ धूमकेतु इतने बड़े हैं कि हमारी 2-4 पृथ्वी उनसे छोटी है। यह इतना बड़ा हो सकता है। पृथ्वी के पास से गुजरने वाला ये धूमकेतु इतना बड़ा था कि इसे दिन के उजाले में भी पृथ्वी से देखा जा सकता है। लेकिन सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि यह धूमकेतु किसी तरह धरती पर नहीं आएगा और आसमान में ही नष्ट भी हो जाएगा, इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं है। और चूंकि चिंता का कोई कारण नहीं था, इसलिए हर कोई इसे मनोरंजन के रूप में आनंद ले रहा था। धूमकेतु अब वे अपनी आंखों के सामने देखेंगे। जॉन घर लौटता है और अपनी पत्नी को इस संदेश के बारे में बताता है, और उनका ये भी कहना है कि हर कोई इसे हल्के में ले रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा लग रहा है कि मामला बेहद गंभीर है। उस समय समाचार से पता चला कि सरकार द्वारा धूमकेतु के बारे में जो कुछ भी कहा गया था वो गलत समाचार था। धूमकेतु का एक बड़ा टुकड़ा इस शहर के पास समुद्र में गिरेगा। जब वे ये खबर देखते हैं तो उनके घर में भूचाल आ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे जब भूकंप आता है। जॉन इसे देखने के लिए बाहर जाता है और तभी धूमकेतु उनके शहर के चारों ओर गिरता है, जिससे इतना तेज झटका लगता है कि जॉन जमीन पर गिर जाता है। नतीजा ये हुआ कि सभी लोग काफी डर गए। इस बीच खबरों से पता चलता है कि धूमकेतु का पहला हिस्सा समुद्र में नहीं बल्कि शहर के पास गिरा, और वो धूमकेतु इतना बड़ा है कि वो किसी क्रिकेट या फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। ये धूमकेतु इतना शक्तिशाली और भयानक था कि इसने शहर के एक हिस्से को पल भर में जलाकर राख कर दिया। एक पल में सब कुछ नष्ट हो गया। तभी जॉन के फोन पर दोबारा वही अलर्ट मैसेज आता है। साथ ही टीवी पर बार बार कहा जा रहा है कि वे जहां भी हैं, सुरक्षित स्थान पर आ जाए। जितनी जल्दी हो सके उन्हें जॉर्जिया स्थित वायुसेना अड्डे पर आना चाहिए। लेकिन जॉन की पार्टी में शामिल हुए अन्य रिश्तेदारों के फोन पर ऐसा कोई संदेश नहीं होने पर वे वहां से चले गए। फिर जॉन और उसका परिवार जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल गए। इस बीच आसमान लाल हो गया है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने आसमान में आग जला दी हो। बाहर जाने के बाद उसका एक पड़ोसी जॉन के पास आता है और उससे अपनी बेटी को ले जाने का अनुरोध करता है, लेकिन जॉन असहाय होकर मना कर देता है। दरअसल जब किसी की जान और परिवार की जान खतरे में होती है तो लोग सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं, और यही हकीकत है। अब सवाल आता है, जॉन का पड़ोसी स्वयं सुरक्षा के लिए क्यों नहीं जा रहा है, जहां सरकार सभी की सुरक्षा कर रही है? वास्तव में अमेरिकी सरकार हर किसी की रक्षा नहीं कर रही थी। वे चुनिंदा रूप से केवल उन लोगों की रक्षा कर रही थी जिनकी समाज में प्रमुख भूमिका थी, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह। और चूंकि जॉन एक इंजीनियर था, इसलिए उसे वो सुरक्षा भी दी जा रही थी, क्योंकि यदि लोग जीवित रहेंगे तो वे भविष्य में एक नई दुनिया और समाज का निर्माण कर सकेंगे। वहीं देखा जा सकता है कि धूमकेतु के गिरने की खबर के बाद से हर जगह ट्रैफिक जाम और यहाँ तक कि लूटपाट भी शुरू हो गई है। हर पल यही खबर आ रही है कि धूमकेतु सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों टुकड़ों में टूट गया है, और वो टुकड़े दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कहीं न कहीं गिर रहे हैं। ये भी ज्ञात है कि अगले 48 घंटों में एक विशाल धूमकेतु पृथ्वी से टकराएगा, जो पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इसी बीच काफी लंबा रास्ता पार करने के बाद जॉन किसी तरह अपने परिवार के साथ मिलिट्री एयर बेस पर पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए भीड़ लगा रहे हैं।
लेकिन सैन्य बल केवल चुनिंदा लोगों को ही सेल्टा तक ले जाएंगे। एयरपोर्ट पर जॉन और उनके परिवार को एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है ताकि सेना आइडेंटिटी कार्ड देखकर यह पहचान सके कि किसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। लेकिन वहां बैग चेक करते समय अचानक जॉन को ध्यान आता है कि उनके बेटे की दवा कार में ही छूट गई है। इसलिए जॉन दवा लेने के लिए वापस कार में चले जाते हैं। कुछ समय बाद जॉन की वहां आने में देरी हुई और उनकी पत्नी ने सेना को अपने बेटे की बीमारी के बारे में सूचित किया। तब सेना ने कहा कि कोई भी मरीज विमान में नहीं जा सकता। इसी बीच जॉन अपने बेटे की इंसुलिन नाम की दवा लेकर विमान में चढ़े। अब वो अपनी पत्नी और बेटे की तलाश शुरू कर देता है क्योंकि उसने अपनी पत्नी को विमान में उसका इंतजार करने के लिए कहा था। लेकिन विमान में चढ़ने के बाद जॉन को पता चला कि विमान में किसी भी बीमार व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। उसने सेना से बहुत विनती की, मेरी पत्नी और बच्चे नीचे हैं, वे विमान में नहीं चढ़ सके, मुझे विमान से उतरने दीजिए, मैं उनके बिना कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जब विमान का दरवाजा खोला गया तो देखा गया कि वहाँ कुछ लोगों ने हमला कर दिया है, जिससे सभी लोग भागने लगे। हमले का कारण ये था कि सरकार कुछ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही थी, इसलिए बाकी लोग इस बात से नाराज थे और गोलीबारी के कारण विमान में बैठे एक पुलिसकर्मी के हाथ से तेल का पाइप गिर गया। सौभाग्य से जॉन इसे देख लेता है और बाकी सभी को जल्दी से बाहर निकलने के लिए कहता है, इससे पहले कि हर कोई बाहर निकल पाता। दुर्घटना के कारण आग लग जाती है और एक बड़ा विस्फोट होता है। किसी तरह जॉन वहां से निकला और कार के पास आया तो देखा जॉन की पत्नी उसके बेटे को लेकर उसके पिता के पास गई है और जॉन के लिए कार में एक नोट छोड़ गई है। दूसरी ओर एलिसन अपने बेटे के साथ एक दवा की दुकान पर जाती हुई दिखाई देती है क्योंकि उसके बेटे को दवा की जरूरत है, जहां वह अपने बेटे के लिए इंसुलिन लेने गए थे और उसने वहां कुछ लोगों पर हमला करते देखा। दरअसल पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। एलिसन बाहर निकलती है और कार में बैठे परिवार से अपने घर तक पहुंचने में मदद करने के लिए कहती है और वे मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कार के रास्ते में जब परिवार को पता चलता है कि एलिसन और उसका परिवार उन लोगों की श्रेणी में आता है जिन्हें सरकार द्वारा सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा, तो वे क्रोधित हो जाते हैं और एलिसन को कार से बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सरकार द्वारा सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर नहीं ले जाया जा रहा था, इसलिए वे सरकार और जिन लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा था उनसे बहुत नाराज थे और एलिसन को कार से बाहर निकालते समय एलिसन के अपने पास मौजूद आइडेंटिटी कार्ड और लड़के को ले लेती है और फिर परिवार एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वे सेना को आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं और बताते हैं, हम उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनकी सुरक्षा सरकार कर रही है। लेकिन जॉन के बेटे ने अपनी असली पहचान सैन्य बलों को बता दी। फिर सैन्य बलों ने परिवार की सारी चालाकी पकड़ ली कि उन्होंने ये पहचान पत्र किसी से चुराया है, इसलिए जॉन के बेटे को सैन्य बलों द्वारा उस परिवार से बचाया गया। दूसरी ओर अपने बेटे को खोने के बाद एलिसन सड़कों पर घूमती रहती है और अंत में एक कार में लिफ्ट मांगकर हवाई अड्डे तक पहुंचती है और जब उसने वहां जाकर एक पुलिसकर्मी से मदद मांगी तो उसने उसे कैंप में जाने के लिए कहा क्योंकि कैंप में विभिन्न लापता लोग हैं। एलिसन कैंप में गई और अपने बेटे की तलाश की। अंत में कोई एलिसन को बच्चों के कैंप में ले जाता है और वहां एलिसन को उसका बेटा मिल गया और उस कैंप में एक नर्स ने एलिसन को बताया कि उसका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे इंसुलिन दिया गया है। फिर उस नर्स की मदद से एलिसन अपने बेटे को मिलिट्री बस में लेकर अपने पिता के घर पहुंच गई। इस बीच जॉन के फोन पर नेटवर्क न होने के कारण वो अपनी पत्नी से ठीक से बातचीत नहीं कर पाता। आखिरकार जॉन को एक ट्रक दिखाई दिया जो कनाडा जा रहा था और एलिसन की मां का घर भी कनाडा जाने वाले रास्ते में था, इसलिए वो उस ट्रक में चढ़ गया। वहां उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। लड़के का कहना है कि उसका दोस्त कुछ पायलटों को जानता है जो उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचने में मदद करेंगे, लेकिन जॉन ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपनी पत्नी और बेटे को नहीं छोड़ सकता। उस समय कार में बैठे एक अन्य व्यक्ति ने जॉन की बात सुनी और उसके हाथ में आइडेंटिटी बैज देखा और जॉन से इसकी मांग की, जिससे उनके बीच लड़ाई हो गई। एक समय लड़ाई के दौरान जॉन के हाथों वो आदमी मर जाता है। यहाँ तक कि ट्रक दुर्घटना में जॉन जिस लड़के से बात कर रहा था वह भी दुर्घटना में मर जाता है। इन घटनाओं ने जॉन को एक अजीब बुरी स्थिति में डाल दिया। उसके बाद जॉन ने अपने बेटे का इंसुलिन लिया और फिर से चला गया। इस बार जॉन एक अज्ञात घर में प्रवेश कर गया। इस दिशा में देखा जा सकता है कि पूरे शहर की हालत बेहद खतरनाक है। जगह जगह उल्कापिंड गिर रहे हैं। चारों ओर केवल उथल पुथल और परेशानी है और परिणाम स्वरूप कई लोग मर रहे हैं। पूरे आसमान का रंग नीले से लाल हो गया। जॉन ने खुद को संभाला और कार लेकर उस घर से निकल गया।
एलिसन के घर पहुंचकर जॉन को पता चला कि एलिसन अभी तक नहीं आई है, लेकिन थोड़ी देर बाद एलिसन का फोन उसके पिता के लैंडलाइन पर आता है। उन्होंने कहा कि वो अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने खड़े हैं। लंबी लड़ाई और बहुत धैर्य के बाद आखिरकार उनका पूरा परिवार फिर से एक हो गया, लेकिन असली लड़ाई तो अभी जीतनी बाकी थी। खबरों से पता चलता है कि 48 घंटे का समय लगभग समाप्ति पर है, यानी कल सुबह 4:47 बजे धूमकेतु का सबसे बड़ा टुकड़ा पृथ्वी पर गिरेगा। ये पूरी पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम है और अनुमान है कि यह संभवतः उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के बीच में पड़ेगा। और इसके साथ ही खबर यह भी बताती है कि मानव प्रजाति को इस विनाश से बचाने के लिए जो पहचान बैच दिया गया है, उन्हें ही सुरक्षित भूमिगत बंकर में प्रवेश कराया जाएगा, जो संभवतः ग्रीनलैंड में है। ये सब सुनने के बाद जॉन ने एक पायलट की मदद से कनाडा से ग्रीनलैंड तक उड़ान भरने का फैसला किया, जैसा कि ट्रक में मिले लड़के ने उसे बताया था। इस बीच धूमकेतु का प्रभाव तेज होने लगा है। जॉन अपने परिवार के साथ अपने गंतव्य के लिए निकल गया, लेकिन देखा जा सकता है कि सड़क पर एक के बाद एक कारों पर उल्कापिंड गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से धूमकेतु बरस रहा हो। जॉन ने किसी तरह खुद को बचाया और कार को दूसरी सड़क पर ले गया। इस बार वे विनाशकारी धूमकेतु के टुकड़ों से खुद को बचाकर वे सभी बच गए हैं। जॉन फिर से अपने गंतव्य के लिए निकल पड़े। हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए उनके पास अभी भी 6 घंटे बाकी है। सबसे बड़े धूमकेतु का आकार लगभग 9 किलोमीटर बताया गया है और इस धूमकेतु के टुकड़े का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो पूरी मानव सभ्यता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। और इस धूमकेतु के टुकड़े के जमीन से टकराने के बाद समुद्र का पानी लगभग 6000 फीट ऊपर उठ जाएगा, यानी इससे उत्पन्न सुनामी पूरी पृथ्वी को डुबो देगी। आखिरकार जॉन अपने परिवार के साथ एयरपोर्ट पहुंचे। जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि एक विमान पहले से ही उड़ान भर रहा है। जॉन अपनी कार को सीधे विमान के सामने चलाता है, जो पहले ही रनवे पर चलना शुरू कर चुका है। ये जॉन के लिए आखिरी मौका था, इसलिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। सौभाग्य से विमान रुक गया और काफी मिन्नतों के बाद आखिरकार पायलट ने उन्हें विमान में चढ़ने की इजाजत दे दी। हवाई जहाज से वे बहुत दूर, लगभग ग्रीनलैंड के निकट पहुंचे। तभी धूमकेतु का एक बड़ा हिस्सा धरती पर गिर गया और धूमकेतु की शक्ति इतनी अधिक होती है कि इसके जमीन से टकराने के बाद इससे होने वाले कंपन के कारण विमान अपना नियंत्रण खो देता है और विमान पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। पायलट ने किसी तरह आपात लैंडिंग कराई, लेकिन विमान चट्टान से टकरा गया। हालांकि पायलट की मृत्यु हो गई, लेकिन कोई यात्री नहीं मारा गया। इसके बाद जॉन विमान में सवार सभी यात्रियों को एक सैन्य वाहन में ले गए और सभी उसमें सवार हो गए। काफी संघर्ष के बाद जॉन अंततः अपने परिवार के साथ ग्रीनलैंड आश्रय के अंदर पहुंच गया। इस दिशा में पता चला है कि सिर्फ 1 मिनट 20 सेकंड में क्लार्क नाम के धूमकेतु का सबसे बड़ा हिस्सा धरती पर गिरेगा। उधर जॉन का बेटा ये सब देखकर बहुत डर गया। जॉन ने अपने परिवार को आश्वासन दिया कि वे तीनों एक दूसरे को गले लगाएंगे और अपने जीवन के सबसे अच्छे पलों को याद करेंगे। दूसरी ओर धूमकेतु शेल्टर के अंदर हिंसक रूप से कंपन करने लगता है और आसपास अंधेरा हो जाता है। कुछ देर बाद देखा गया कि धूमकेतु पूरी पृथ्वी को नष्ट करने में कामयाब हो गया है। आसपास कोई अन्य विकल्प नहीं है। हर तरफ मलबे और राख के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद 9 महीने बीत गए। इतने लंबे समय तक बंकर यानी सेल के अंदर मौजूद लोगों ने बाहरी दुनिया देखी। अंत में ये दिखाया गया है कि ग्रीनलैंड की तरह दुनिया के अन्य हिस्सों में भी लोगों को आश्रय देने के लिए छोटी छोटी शेल्टर बनाई गई थी। परिणाम स्वरूप अन्य स्थानों पर भी लोग जीवित हैं। लोग इस बर्बाद दुनिया को फिर से बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।